नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डोज का विशेष कार्यक्रम हमारे डॉक्टर। आज हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के शायद एकमात्र सीनियर न्यूरो फिजिशियन नीलेश गुप्ता जी। जानेंगे न्यूरो से संबंधित बीमारियों के बारे में और उनके इलाज के बारे में। तो डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम आपका स्वागत है डेली डोज में और नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से सभी व्यूवर्स को नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर नीलेश गुप्ता, सीनियर न्यूरो फिजिशियन, और आजकल आपके मथुरा शहर में डॉक्टर नीलेश न्यूरो सॉल्यूशन के नाम से एक क्लिनिक है, जहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मरीजों को जब न्यूरो से संबंधित कोई बीमारी होती है तो वो उनको न्यूरो सर्जन एवं न्यूरो फिजिशियन में अंतर पता नहीं पड़ पाता। तो किन बीमारियों में न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए और न्यूरो फिजिशियन के पास किन बीमारियों में आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही है। मोस्टली जो लोग हैं न्यूरो साइंस या न्यूरो को कॉमन समझ के उन्हें समझ में नहीं आता कि किसको दिखाना चाहिए। तो उस कंडीशन में मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि बीमारियाँ, जैसे स्ट्रोक हुआ। वैसे तो कई चीज़ों में ओवरलैप होता है, मेडिकल फील्ड हम एक ही शरीर में सारी ट्रीटमेंट करते हैं तो ओवरलैप हो सकता है। लेकिन जैसे स्ट्रोक, लकवा जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है कि खून की नली का चोक होना या फट जाना, जिसे हम लकवा कहते हैं। तो उस कंडीशन में अगर चोक होता है तो टोटली मोस्ट ऑफ द टाइम ये न्यूरो फिजिशियन के अंडर में आता है। और हेमरेज भी मोस्टली हाइपरटेंसिव हेमरेज होते हैं, जो बीपी के बढ़ जाने के कारण होता है। तो मोस्टली ये मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस न्यूरो फिजिशियन के अंडर में आते हैं। हाँ, बाद के केस में अगर इडमा ज़्यादा है, स्वेलिंग ज़्यादा है और सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है उनको, तो न्यूरो सर्जन उसको मैनेज करते हैं। तो सर, सबसे पहले अब मैं बता दूँ कि मिर्गी का दौरे लोगों को पड़ते हैं, लेकिन उसका लोग देसी इलाज पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, न कि डॉक्टर के पास पहले जाना पसंद करते हैं। क्या वह इलाज सही है? जैसे कहते हैं जूता सुंघा देना या फिर लोहे को हाथ में पकड़ लेना, क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि मिर्गी है क्या। बहुत ही ब्रीफ में बताऊँगा। मिर्गी एक दिमाग से संबंधित बीमारी है, ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन का डिसऑर्डर है, जिसमें दिमाग से निकलने वाली तरंगें अनियमित हो जाती हैं, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, जिसे हम मिर्गी, एपिलेप्सी, दौरा, फिट्स अलग अलग नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले कि अगर दौरा है तो दौरा क्यों आ रहा है, उसका कारण जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम यूजुअली डॉक्टर्स, जैसे आप बात बताया आपने सर्जरी या फिजिशियन, तो न्यूरो एपिलेप्सी भी एक न्यूरो फिजिशियन की बहुत ही क्लासिकल, जैसे ये हमारी फेवरेट टॉपिक है या फेवरेट बीमारी है। इसमें एपिलेप्सी में तरह तरह की दवाइयाँ, आज के टाइम में 50 तरह की एपिलेप्सी होती है और 50 तरह की दवाइयाँ आने लगी हैं। तो किस मरीज को किस तरह की एपिलेप्सी है, उसमें कौन सी दवाई सबसे सुटेबल होगी, उसकी क्या डोज देनी चाहिए, किस तरह से उसको टाइट्रेट करना चाहिए, उसके लिए बेस्ट न्यूरो फिजिशियन ही होता है। और रही बात भ्रांतियों की कि जूता सुंघाना चाहिए, और कई लोग लोहा को टच कर देते हैं कि वहाँ से करंट निकल जाता है। तो तरह तरह की भ्रांतियाँ, ये सब गलत है। नॉर्मली कोई भी मिर्गी होती है वो 2 से 5 मिनट तक, मैक्सिमम 2 मिनट तक, किसी में 5 मिनट तक भी चल सकती है, अपने आप बंद हो जाती है। तो अगर मिर्गी अपने आप बंद हो जा रही है तो आप चाहे कुछ भी करें, किसी भी तरह का टोटका अपनाएं, वो 2 मिनट के बाद बंद ही हो जाती है, या 2 मिनट मैक्सिमम, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट में बंद हो जाती है। तो वो बंद होना ही है। एक बीमारी, कॉमन बीमारी है जो मुझे लगता है सभी को होती है, सिर दर्द। ये किस कारण होती है और इसका इलाज किस तरह से है? सिर दर्द एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, ऐसा शायद ही कोई हो जिसको सर दर्द ना होता हो। तो सर दर्द को हम बेसिकली 2 तरह से बांटते हैं। एक होता है कि कॉमन हेडेक कह सकते हैं, सिंपल, अगर किसी को बुखार होता है, जैसे आजकल डेंगू के पेशेंट थे, वायरल फीवर होता है, कफ कोल्ड होता है, तो उस कंडीशन में भी सर दर्द होता है, इसको हम कॉमन हेडेक कह सकते हैं। और अगर क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम देखें तो सारे हेडेक को 2 में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी हेडेक, एक सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, डायरेक्ट कारण, जिसमें सबसे कॉमन है माइग्रेन। लगभग हर 7 में से 1 आदमी को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा होती है। और ये खान पीन की वजह से है या कुछ और भी इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं या बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती है? बिल्कुल, अगर हम माइग्रेन की बात करें
तो माइग्रेन इज़ ए लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर मतलब हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें गड़बड़ी होना ही माइग्रेन का एक कारण है। जैसे सारे रूटीन्स होते थे कि रात में सोना होता है, दिन में जागना होता है, अब आदमी रात में जागता है, दिन में सोता है। तो जो भी नेचर है उसके अगेंस्ट पहले हेल्दी फूड, संतुलित आहार की बात करते थे, अब संतुलित आहार लोग नहीं खाते हैं, फास्ट फूड करते हैं। बच्चों में भी माइग्रेन हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी, जितना फिजिकल एक्टिविटी करेंगे हेल्थ उतना ही अच्छा इंप्रूव करेगा। फिजिकल एक्टिविटी जनरल कम हो गई है, ठीक है। इसके अलावा जो एक कारण है वो है तनाव। ऐसा कोई नहीं जिसकी लाइफ में तनाव नहीं है, तो जितना तनाव उतना ही उसी तरह से वो किसी ना किसी रूप में निकलेगा। तो हेडेक या माइग्रेन में भी ये सब जो कारण हैं वो कारण होते हैं, प्लस कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हार्मोनल होता है, जिसके कारण से माइग्रेन का कारण बनता है। जो यदि किसी पर्सन को बीमारियां हों तो वो उसकी दिखते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी याददाश्त पर असर पड़ता है, तो क्या आपके द्वारा उसका इलाज भी किया जाता है? हाँ जी बिल्कुल। याददाश्त की बीमारियां जैसे डिमेंशिया कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग डिमेंशिया कहते हैं। तो सभी प्रकार की बीमारियां जिनमें याददाश्त प्रभावित होता है वो डिमेंशिया के अंतर्गत आने वाली बीमारियों में आती हैं। और उसमें कई तरह की बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारियां ट्रीटेबल होती हैं जिनको ठीक किया जा सकता है, कुछ नॉन ट्रीटेबल होती हैं जिसे हम डिजनरेटिव डिसीज़ कहते हैं, जिनको एक प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। तो वो सब बीमारियां उसमें इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं कि जो ट्रीटेबल है, अगर हमें कारण पता चलता है उसका इलाज कर सकते हैं। हाँ, एक तरह का बीमारी जो याददाश्त की प्रॉब्लम जो अक्सर डिप्रेशन के कारण होता है। अक्सर लोग उसमें याददाश्त की बीमारी नहीं होती, बेसिकली वो डिप्रेशन के कारण वो जज नहीं कर पाता है कि उसे वास्तव में याददाश्त की बीमारी है या कुछ दूसरे कारण से, मल्टीपल फैक्टर्स के कारण वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। मरीज स्यूडो डिमेंशिया कहते हैं बेसिकली। मरीज उसे कैसे पहचाने कि किस स्टेज में अगर डॉक्टर को दिखाना है, या शुरू में उसे कैसे महसूस करे कि हाँ उसे डॉक्टर की ज़रूरत है? हाँ देखिए, इसमें दो तरह से होता है। अगर किसी को तनाव के कारण होता है, याददाश्त में बिजी होने के कारण होता है, बहुत तरह के स्ट्रेसर्स हैं जिसके कारण से, तो अक्सर वो पेशेंट खुद ही कहता है मुझे याददाश्त की बीमारी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं बहुत जल्दी भूल रहा हूँ। तो उस कंडीशन में हमें उसके कारण जानने होते हैं। रियलिटी में कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ हम क्लिनिकल टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि वास्तव में उसे डिमेंशिया है या स्यूडो डिमेंशिया। स्यूडो मतलब याददाश्त जा रही है लेकिन रियलिटी में याददाश्त नहीं जा रही। लेकिन आमतौर पर लोग इसे कमजोरी का नाम भी दे देते हैं कि कमजोरी की वजह से याददाश्त कम हो रही है, तो उसे खान पान पर ध्यान देना चाहिए, या फिर सच में डॉक्टर की ज़रूरत उसे पड़ती है? हाँ देखिए, एक जो जनरल याददाश्त की प्रॉब्लम है, अब अगर मान लीजिए किसी को न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, तो यही तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। अगर किसी को याददाश्त जा रही है तो उसको सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर का ये काम होता है कि ये जाने कि वो किस कारण से हो रहा है। अगर ये डिप्रेशन के कारण है या मानसिक प्रॉब्लम के कारण है तो हमें मानसिक बीमारियों को ठीक करना है। अगर ये न्यूट्रिशनल है कि किसी विटामिन की कमी के कारण हो रहा है तो हमें उसके विटामिन करेक्ट करने हैं। अगर ये डिजनरेटिव है, मतलब ऐसी है जिसमें दिमाग धीरे धीरे सूखने लगता है, तो हमें उसकी एक करेक्ट डायग्नोसिस करके उससे रिलेटेड कुछ दवाइयाँ चलानी होती हैं। शरीर का एक और रोग मैं आपको बताऊं कि लोगों को कंपन की बीमारी, हाथों में कंपन आना या शरीर के किसी पार्ट पर कंपन आना, वह क्या है? क्या आपके द्वारा उसका भी इलाज बिल्कुल के द्वारा? कंपन्स की जो बीमारियां होती हैं, जिसे हम ट्रिमर कह सकते हैं, या हम पार्किंसंस डिसीज़ एक होता है जो ओल्ड एज की बीमारी है, जिसमें अक्सर नए लोगों में भी देखने को मिल रहा है कि कंपन होने लगता है कभी। देखिए, कंपन एक जनरल टर्म है, मतलब हाथ पैर में का हिलना, कंपन होना, उसको कंपन की बीमारी कहते हैं। लेकिन उसका एक ग्रुप है पूरा, जिसके अंतर्गत बहुत तरह की बीमारियां आती हैं, जिसमें जो छोटे बच्चों में या यंग लड़कों में जो कंपन की बीमारी है वो एंजाइटी से रिलेटेड हो सकता है। अगर ख़ानदानी है तो वो एसेंशियल ट्रिमर, कुछ बीमारी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं। अगर ओल्ड एज में हो रहा है, साथ में दूसरी चीज़ें भी एसोसिएटेड है, तो पार्किंसन हो सकता है। तो बिल्कुल बीमारी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और जो कंट्रोल नहीं हो रही है, आप उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर इसी पर्पज़ के लिए तो होता है कि आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है। मैं आपसे आखिरी सवाल लूँगा
यदि आपके पास कोई मरीज़ आता है तो उसे आप किस तरह से डील करते हैं, क्योंकि ये सारे रोग ज़्यादातर मानसिक तनाव की वजह से भी उनकी मेंटल डिस्टर्ब भी रहते हैं, तो आप किस तरह से उनका उपचार करते हैं? देखिए, मानसिक तनाव तो किसी बीमारी का कारण नहीं होता है, डायरेक्ट कारण है, लेकिन मानसिक तनाव किसी बीमारी के होने से मानसिक तनाव बढ़ जाता है, या मानसिक तनाव किसी भी बीमारी को बढ़ा देता है। तो हमें हर चीज़ को ये नहीं बैठ जाना है कि अगर किसी को सपोज स्ट्रोक हुआ और आप कहेंगे कि ये मानसिक तनाव के कारण स्ट्रोक हो रहा है, नहीं, ये सही नहीं है। मानसिक तनाव के कारण स्ट्रोक डायरेक्टली नहीं होता है। हाँ, अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए तो मानसिक तनाव हो सकता है, या मानसिक तनाव बहुत ही ज़्यादा रहता है कि अनकंट्रोल्ड है, तो हाँ, उसको स्ट्रोक हो सकता है, नींद की बीमारियां हो सकती हैं, ट्रेमर्स हो सकता है। तो मानसिक तनाव बीमारी का एक पार्ट है जिसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, जिसके लिए मैक्सिमम काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, पेशेंट से बात करना होता है, उसके रिलेटिव से बात करना होता है, उसके जो भी प्रॉब्लम है, अगर फैमिली रिलेटेड है, ऑफिस रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, उसको हम एड्रेस करते हैं, समझते हैं और ये देखते हैं कि वास्तव में ये तनाव उसकी बीमारी का कारण है या बीमारी अलग अलग है। तनाव अलग चीज़ है, ऐसा कोई नहीं है जिसके लाइफ में तनाव नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को वो प्रॉब्लम हो जाए जो जिसके साथ वो पेशेंट आया है। तो हमें दोनों को अलग अलग करना है, ट्रीट करना है और कोशिश करना है कि वो तनाव को अपनी बीमारी पे हावी ना होने दे। तो डॉक्टर साहब, आप कहाँ पर आपसे मरीज़ कहाँ आप सेवा दे रहे हैं इस समय, तो कैसे आपसे मिल सके, किस तरह से टाइम आपका ले सके डॉक्टर? फ़िलहाल तो मैं ये मेरा क्लिनिक है श्री स्क्वायर राधापुरम, डॉक्टर नीलेश न्यूरो सोल्यूशन के नाम से, जिसमें मैं 1 बजे से 7 बजे तक मोस्टली अपना OPD सेवाएं देता हूं। इसके अलावा मैं रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है वृंदावन में, वहां पे भी मैं 3 दिन के लिए ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 9 से 12 के बीच में रहता हूं और मोस्टली वहीं पर अपने पेशेंट एडमिट करता हूं। धन्यवाद, आप हमारे डेली रोज से जुड़े। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे सीनियर डॉक्टर न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर नीलेश गुप्ता जी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।